गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? आई होप अच्छे से चल रही होगी। क्या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बारे में डिस्कशन किया था, कैसे बनाए जाते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंटल इफेक्ट वगैरह देखा था ये सब। ओके, आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड पेपर में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, क्या आज हम लोग को पढ़ना है, हमने अभी तक नहीं लिखा, बोल देते आप लोग को फ्रेऑन, फ्रेऑन्स के बारे में आज पढ़ना है। FREONS, हमने इसे प्लूरल फॉर्म में लिखा, फ्रेऑन्स लिखा। फ्रेऑन्स होता क्या है इस बात को समझना है। फ्रेऑन्स क्या होता है? द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड एथेन, द क्लोरोफ्लोरो derivatives of methane or ethane is known as फ्रेऑन। इस नाम से जाना जाता है इसको, फ्रेऑन्स के। जो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं मेथेन और एथेन के, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? फ्रेऑन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम फ्रेऑन ही क्यों पड़ा, इस बात को हमें समझना चाहिए। इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड इन एयर कंडीशनर, सो इट इज कॉल्ड एज फ्रेऑन, इसीलिए इसे फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जान जाइएगा कि इसे कूलर, एयर कंडीशनर में और रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए किया जाता है, इसी वजह से इसको फ्रेऑन्स के नाम से जानते हैं। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव, सिर्फ मेथेन और एथेन के, बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? यानी कहने का मतलब मेथेन और एथेन के हाइड्रोजन को, इफ द हाइड्रोजन ऑफ मेथेन एंड हाइड्रोजन are substituted by fluorine and chlorine and the derivatives find is called फ्रेऑन्स। जो डेरिवेटिव्स आपको प्राप्त होगा जब आप पूरे के पूरे हाइड्रोजन को बारी बारी से कभी क्लोरीन और फ्लोरीन से जब सब्स्टिट्यूट करते हुए चलेंगे, तो जो भी आपके डेरिवेटिव्स फाइंड होंगे वही हमारा क्या होगा? फ्रेऑन होगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मेथेन के कुछ हम बता देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, वो कौन कौन से और क्या चीज है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमें पता है कि मेथेन का फार्मूला होता है CH4। अगर हम यहाँ पे CF3Cl लिख देते तो ये फ्रेऑन हो गया, और इसे फ्रेऑन, इसको 1,3 के नाम से जाना जाएगा। इस फ्रेऑन का इसका नाम होगा फ्रेऑन 1,3, इस नाम से जाना जाएगा। अगर हम एक काम करते, फ्लोरीन को कम करते, क्लोरीन को ज्यादा करते, तो एक दूसरा CF2Cl2 बनेगा, इसे फ्रेऑन 1,2 के नाम से जाना जाएगा। क्यों 1,2, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगर हमारे पास ऐसे होता है यहाँ पे CFCl3 हो जाता है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेऑन 1,1। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1,1 here 3, 2 and 1 represents the number of fluorine atom in this compound। इस कंपाउंड में जो फ्लोरीन एटम है उसको रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस, एंड द 1 रिप्रेजेंट कार्बन ऑलरेडी। ओके, 1 रिप्रेजेंट कार्बन एंड 3 रिप्रेजेंट फ्लोरीन, नॉट फॉर क्लोरीन। ओके, हमेशा याद रखेंगे क्लोरीन के लिए नहीं, फ्लोरीन। इसीलिए हम इजी हो जाता है हमारे पास, अगर कभी आपके पास दे रखा है कि फ्रेऑन 1,2 का फार्मूला बताइए, तो हमें पता होना चाहिए CF2। ओके, CF2 हो गया, 2 फ्लोरीन हो गया। अब कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए 2 फ्लोरीन और ऐड कर दीजिए। ओके, टू बैलेंस द बैलेंसी ऑफ कार्बन अटैच टू क्लोरीन एटम्स मोर। ओके, दिस इज फ्रेऑन 1,2। इसी तरीके से आप इनका नाम याद रख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये 1,2 किसके लिए है? कार्बन एंड फ्लोरीन, नॉट फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए नहीं है। ओके, इतनी सी बात अगर समझ में आ गया। इन these compounds, इतने compounds में this is the most widely used freon in refrigerator, so we will discuss about the freon 1,2 in this topic।
कहने का मतलब इसमें जितने भी हमने लिखे उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फ्रियान है वो क्या है, Cf2Cl2। दिस इज नोन फ्रियान 1,2 एंड वी विल डिस्कस, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसी टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करेंगे, इसका प्रिपरेशन एंड इसकी प्रॉपर्टी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया तो आगे हम इरेज करते और आगे पढ़ने की कोशिश करते। द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड एथेन, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब मैंने इसके बारे में डिस्कशन करने के Cf2Cl2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, और उस टॉपिक का नाम हम क्या लिखेंगे उस फ्रियोल में, डाइफ्लोरो मीथेन, डाइफ्लोरो मीथेन। ओके, डाइफ्लोरो मीथेन, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। डाइफ्लोरो मीथेन, इसे किस नाम से भी जानते हैं हम लोग, फ्रियान 1,2 के नाम से भी जानते हैं, Cf2Cl2, या इसका फॉर्मूला इसको क्या बोलेंगे, फ्रियान 1,2, और इसका फॉर्मूला Cf2Cl2। क्लियर, ये इसका, यही आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, प्रिपरेशन, हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन। हाउ विल इट प्रिपेयर, कैसे बनेंगे ये चीज, किस तरीके से। ये एक रिएक्शन हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा वो रिएक्शंस, व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड और फ्लोराइड। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड या फ्लोराइड के प्रेजेंस में जब हम ट्रीटमेंट करा देते किसका, फ्रियोन का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बन जाता है नहीं, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, इसके प्रेजेंस में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड की ये केमिकल प्रॉपर्टी भी है, और इसी से हमें बताना है, क्या बनाना है, Cf2Cl2 and the byproduct HCl. Byproduct HCl. Here 2 fluorine, so multiple H by 2. Okay. Then this side also multiple by 2 twice HCl. Clear? ये आपका क्या हो गया, फ्रियोन 1,2, ये आपका फ्रियोन 1,2 का फॉर्मेशन हो गया। वेरी सिंपल है। Next time, once again we can form by another method. In this method, once again carbon tetrachloride treated with antimony trifluoride. When carbon tetrachloride treated with antimony trifluoride in the presence of antimony pentachloride to form, by heating to form Cf2Cl2 and the byproduct antimony trichloride SbCl3. Okay, now balance it. To balance, you will have to multiply in this side by 3, because here is 3, so it will also multiply by 3, and in this side is treated 2. Okay, once again multiply by 2. Okay, there is not balance. 3 2 जा 6, 3 4 जा 6 6, 3 4 जा 12. Okay, 3 2 जा 6 and 3 2 जा 6 chlorine is balance. Yeah, this is another method for preparation of dichloromethane or dichloromethane. Clear? Now, जब हम लोग प्रिपरेशंस कर लेते हैं हमारे पास आता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके,
फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे सिर्फ हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज की केमिकल प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में नहीं है, so we will discuss about the physical properties. Okay, under ordinary conditions freon is gas, okay, and boiling point 243.2 Kelvin. Under ordinary conditions freon is gas with boiling point 243.2 Kelvin. Okay, first point. Second point is it can be easily liquefied by applying pressure at room temperature. It can be liquefied by applying pressure at room temperature. ओके, एट रूम टेम्परेचर में अगर हम इसको प्रेशर लगाते हैं तो ये किस पे लिक्विफाइड हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होता है एंड स्टेबल अप टू 800 केल्विन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज नॉन टॉक्सिक एंड स्टेबल अप टू 800 केल्विन। ये 800 केल्विन पे भी क्या होता है आपका स्टेबल होता है और नॉन टॉक्सिक होता है। ओके, एंड नाउअडेज इट्स यूज एज अ रेफ्रिजरेंट बिग डिस्करेज हम कह सकते हैं, लेकिन ये आपका बहुत ज़्यादा हम लोग कूलिंग में यूज़ नहीं करते या रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इतने टेम्परेचर पे ये स्टेबल होने का मतलब ये केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। दिस दैट मीन्स इट इज़ नॉट केमिकली सो रिएक्टिव, सो इट इज़ नॉट यूज इन रेफ्रिजरेंट नाउअडेज बिकॉज इट डिप्लेट्स द ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को डिप्लेट्स करता है यानी क्षय करता है, इसी वजह से इसका यूज अब हम लोग रेफ्रिजरेंट में नहीं करते, उतना करते तो डेंजरसली होता। इसीलिए एयर कंडीशनर या जो आपके फ्रिज वगैरह होता है इसको बहुत बार बार नहीं खोला जाता है। खोलने की वजह से जो क्लोरोफ्लोरो का गैस उसमें फिलअप होता है वो आपका बाहर निकलता है और अपर एटमॉस्फेयर में जब पहुंचता है तो ओजोन लेयर को वो डिप्लीट्स करता है। ओजोन लेयर को अगर डिप्लीट्स करेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोज में हो जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमारे आ जाएंगे और स्किन को वो कैंसर कर देगा। नहीं कहने का मतलब स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है वहां पे। ओके, इतनी सी बात हमें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये यूज कहाँ होता है, तो यूज होता है इट इज वाइडली यूज्ड। यहाँ पे हम यूज के बारे में भी डिस्कशन करते थे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गया। इट इज वाइडली यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर एंड इन एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज करना डेंजरसली होता है। इतनी सी बात भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने टॉपिक को फिनिश कर लिया। कैसे कर लिया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसे फ्रेयॉन्स के नाम से जाना जाता है। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेयॉन्स था 1, 2 फ्रेयॉन्स था जिसको हमें प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर हम लोगों ने कर लिया है। क्या होता है वो भी देखा, और यही आपका यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, इसीलिए यही आपके सिलेबस में, तो इसी को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जब आते हैं तो ये किस फेज में पाए जाते हैं, स्टेट में पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज फाउंड इन गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड विद बॉइलिंग पॉइंट्स 243.2 केल्विन। ये इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है 243.2 केल्विन होती है। इट कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ही अगर प्रेशर हम लगा देते हैं, दैट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस अगर हो और उस समय हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इट इज नॉन टॉक्सिक एंड स्टेबल अप टू 800 केल्विन। ये नॉन टॉक्सिक होता है और क्या करता है,
और सॉरी नॉन टॉक्सिक होता है, और साथ ही साथ 800 केल्विन टेम्परेचर तक भी ये स्टेबल होता है, दैट मीन्स ये टूटता नहीं है। ओके, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए जब ये अपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो आयनिक फॉर्म में वहाँ पे ये क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट्स करता है। ओके, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब इतनी सी चीज पढ़ लेते, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कशन इसमें कर लेते और इस चैप्टर को लगभग खत्म करने की उसमें आते। नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे डीडीटी। नेक्स्ट हमारे पास है डीडीटी। डीडीटी ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में पढ़ेंगे जल्दी से और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिनिश करने की चैप्टर कोशिश करेंगे। डीडीटी क्या होता है, डीडीटी को क्या कहते हैं? डीडीटी को केमिकली जो हमारा नेम होता है वो 2,2-bis देन 4-chloropheniल 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। इसका क्या फार्मूला होता है? इसके फार्मूले को पहले हम लिख देते। फार्मूले को जब हम लिखते तो हम पाते हैं कि CCl4 क्लोरल से बनता है, इसीलिए CCl3 और देन C, और C के साथ में हाइड्रोजन होता है। यहीं पे जो आपके CHO आपने ले रखा था CCl3 CHO, जो ऑक्सीजन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। अभी क्लोरल से बना करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम डाइक्लोरोफेनिल से बनाते हैं, इसको बेंजीन से बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले फार्मूले को हम स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। फार्मूले को स्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग इस तरीके से बन जाएगा। ओके, ये आपका फार्मूला रहा डीडीटी का। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डीडीटी बोलेंगे। इसका जो नेम होता है वो क्या होगा? पैरा पैरा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, यहाँ से यहाँ तक नाम होता है। लेकिन इसका नाम कैसे लिखा जाता है? डीडीटी का नाम लिखने का एक दूसरा हमारे पास तरीका होता है, उसको देखेंगे आईपीसी सिस्टम में कैसे लिखेंगे। ये आपका 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो 2 पोजीशन 2 पे 2 बार एक ही चीज जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम 20 वर्ड यूज करेंगे। लेकिन इसका नाम क्या लिखेंगे? 2,2 और देन यहाँ पे लिखेंगे 20 देन, और 20 लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में इस कंडीशन को सबसे पहले लिखेंगे। तो हम देखते हैं अगर ये 1 पोजीशन है तो ये 4 पोजीशन है, इसको एक ही बार लिखेंगे 4, फिर 4 पोजीशन पे जो जुड़ा हुआ है उसको क्लोरो लिखेंगे, 4 क्लोरो। ओके, देन इसको बोलेंगे फेनिल, फेनिल, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लियर? लिखने का ये तरीका, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इस पॉइंट को लिखना है, तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 1 पे 3 बार आपकी क्लोरीन जुड़ा, तो इसका नाम 1,1,1 देन ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, यहां से लेके यहां तक 2 एटम्स है एथेन। क्लियर? ये इसका नाम हो गया 2,2-bis 4-chloropheniल 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन, या इसको हम जनरल वे में कैसे बोलते हैं? पैरा पैरा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, और करके इसका एक और नाम है पैरा पैरा डाइक्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन। ओके, इस तरीके से नाम लिखते हैं, और इसी को हम क्या जानते हैं? डीटीटी, एक शॉर्ट नाम हम उसको बोलते हैं। डाइक्लोरो डाइफेनिल लिखा हुआ है इसीलिए ये चीज आया, ट्राइक्लोरो जो वर्ड आया इसीलिए आपके पास डीडीटी नाम से आया, एथेन का नाम यहाँ पे नहीं जुड़ा। क्लियर? इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ रहा है? हाँ, अगर इतनी सी बात समझ में आ रहा है तो इसका प्रिपरेशन करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देन हाँ प्रिपरेशन इसके लिखिए, प्रिपरेशन, एक ही प्रिपरेशन है और बहुत केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा। When chloral is treated with
Chlorobenzene. When chloral is treated with chlorobenzene in the presence of concentrated sulfuric acid to form DDT. Okay, very simple reactions. Chloral, the formula of chloral is CCl3CHO. Okay, that means we can arrange this formula like a CCl3C double bond O and H we can write as, okay, and 2 chlorobenzene we can write as, okay, 1 hydrogen here, and for in the second molecules 1 hydrogen come from here and 1 lot water molecule lost from here in the presence of called H2SO4. Clear? One as water molecule liberate, eliminate, and this condense with benzene ring to form CCl3. Then C1H attached in this carbon, and this carbon attached to this benzene ring and this benzene ring by 2 bonds like this. And 1 benzene ring in this sides like this, and 2 fluorine atom at para positions in both the benzene ring. Clear? This is known as DDT. Clear? This is the preparations of DDT. How will you prepare DDT in this condition? Okay, chloral treated with chlorobenzene. This is known as chloral and chlorobenzene. But you will have to get 2 molecules of chlorobenzene. Okay, now going to erase it. Next properties. Okay, properties. It is a white crystalline solid with melting point 382 Kelvin. Solid crystalline and with melting point 382 Kelvin. Okay, and the second point is it is almost insoluble in water but soluble in organic solvents like ethyl alcohol, ether, etc. Clear? And the next is it is a powerful insecticides and kills many harmful insects, moths like insects, moths, and some agricultural pests. Okay, and next is it is non-biodegradable. Clear? Okay, the point is it is white crystalline solid, okay, with melting point 382 Kelvin, with melting point 382 Kelvin. Clear? Next is it is almost insoluble in water but soluble in organic solvents, or soluble in organic solvents. Clear? Next point, it is a powerful insecticides. It is a powerful insecticide. Just a minute. Insecticides and kills many harmful insects,
इंसेक्ट्स, और ये इंसेक्ट्स आपके पास क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी, मॉथ भी और एग्रीकल्चरल पेस्ट को भी ये करता है। नेक्स्ट इज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट मीन्स ये सड़ता नहीं है, ओके, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट इज यूजेस। जब हम इस इतने के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 382 केल्विन होता है, या ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, वाटर में लगभग ये सॉल्युबल नहीं होता है इसका मतलब, लेकिन सॉल्युबल किस में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होता है। ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को किल करने वाला, और बहुत हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉथ वगैरह नाम सुना होगा, जिसे पतंगा के नाम से जाना जाता है, पेस्ट्स के नाम से जानते हैं, वो सब किल करता है इसको। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल और इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसका मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हार्मफुल हमारे लिए भी है। इसीलिए जब यूजेस के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो यूजेस को भी हम यहाँ पे डिस्कशंस कर दे रहे हैं। इसका जो यूज होता है, इसका यूज एज अ इंसेक्टिसाइड्स, अब तो पता चल गया ऊपर के लाइन से कि इसका यूज किस में करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स की तरीके से करते हैं, और साथ ही साथ ये इसका जो ये, लेकिन इंसेक्टिसाइड की तरीके से तो करते हैं, लेकिन इसका जो है बहुत ज्यादा इस समय बहुत ही देशों में, बहुत सारे देशों में इसका बैन कर दिया गया। बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से बहुत सारे कंट्रीज में इसका बैन कर दिया, क्योंकि इसका अगर बहुत देर तक अगर यूज किया जाए तो इसका एक्यूमुलेशंस अगर इन्वायरमेंट में होता रहता है तो वो हाईली डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है लिविंग बींग्स के लिए। इसीलिए इसको क्या कर दिया, बहुत जगह पे इसको बैन कर दिया गया है, ओके। यानी कहने का मतलब इसका मेन एक यूज क्या किस में होता है कि इंसेक्टिसाइड्स की तरीके से होता है, लेकिन इसको बहुत सारे कंट्री में बैन कर दिया गया। बैन इसलिए कर दिया क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कभी कभी पूछा जाता है व्हाई डिड इट इज बैन इन मेनी कंट्रीज, तो आप वहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल and the accumulations in the earth causes the dangerous for living beings। ये living beings के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है इसी वजह से, ओके। और क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक भी होता है, बहुत सारे फिश वगैरह अगर इसको ले लेता है तो उसका भी किल हो जाता है, इसीलिए इसको बहुत सारे कंट्री में बैन कर दिया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें, डीडीटी के बारे में पढ़ा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में डिस्कशंस किया है, ओके। इतनी सी जब पढ़ लेते तो इस चैप्टर में लगभग जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग खत्म हो जाता है। अब जो हमारे पास नया होगा वो होगा कन्वर्जन। जो लास्ट टॉपिक हमने पहले वाले वीडियो में दिखाया था वो कन्वर्जन हमें स्टडी करना है, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।